जीव जनन कैसे करते हैं? जीवों के जनन की क्रियाविधि पर विचार करने से पहले आइए हम एक मूलभूत प्रश्न करें, जीव जनन क्यों करते हैं? वास्तव में पोषण और सर्जन तथा शोषण जैसे आवश्यक जैव प्रक्रमों की तुलना में किसी व्यष्टि जीव को जीवन के निर्वाह के लिए जनन आवश्यक नहीं है। दूसरी ओर जीवों को संतति उत्पन्न करने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। फिर जीव उस प्रक्रम में अपनी ऊर्जा व्यर्थ खर्च क्यों करे जो उसके जीवित रहने के लिए जरूरी नहीं है? इस प्रश्न का संभवित उत्तर खोजना अत्यंत रोचक होगा। इस प्रश्न का जो भी उत्तर हो, लेकिन यह स्पष्ट है कि हमें अलग अलग प्रकार के जीव इसलिए दृष्टि गोचर होते हैं क्योंकि वे जनन करते हैं। यदि वह जीव एकल होता तथा कोई भी जनन द्वारा अपने सदृश व्यष्टि पैदा नहीं करता तो निश्चित है कि हमें उसके अस्तित्व के बारे में पता भी नहीं चलता। किसी स्पीसीज में मिलने वाले जीवों की विशाल संख्या ही हमें उसके अस्तित्व के बारे में बताती है। हमें कैसे पता चलता है कि दो व्यष्टि एक ही स्पीसीज के सदस्य हैं? हम सामान्यतः ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि वे एक ही जैसा दिखाई देते हैं। अतः जनन करने वाले जीव संतति का सृजन करते हैं जो बहुत हद तक उनके जैसे दिखते हैं। क्या जीव पूर्णतः अपनी प्रतिकृति का सृजन करते हैं? विभिन्न जीवों की अभिकल्प आकृति एवं आकार सामान्य होने के कारण ही वे सदृश प्रतीत होते हैं। शरीर का अभिकल्प एक जैसा होने के लिए उनका ब्लूप्रिंटिंग भी समान होना चाहिए। अतः अपने मूलभूत स्तर पर जनन जीव के अभिकल्प का ब्लूप्रिंट बनाता है। पिछली कक्षा में आप पढ़ चुके हैं कि कोशिका के केंद्रक में मिलने वाले गुणसूत्रों के डीएनए के अणुओं में आनुवांशिक गुणों का संदेश होता है जो जनक से संतति पीढ़ी में जाता है। कोशिका में उपस्थित केंद्रक के लिए डीएनए में प्रोटीन संश्लेषण हेतु सूचना निहित होती है। इस संदेश के अलग होने की व्यवस्था में बनने वाले प्रोटीन भी अलग होंगे। विभिन्न प्रोटीन के कारण अंततः शारीरिक अभिकल्प में भी विभिन्नता होगी। अतः जनन की मूलभूत घटना डीएनए की प्रतिकृति बनाना है। डीएनए की प्रतिकृति बनाने के लिए कोशिकाएं अलग अलग रासायनिक क्रियाओं का इस्तेमाल करती है। इस प्रकार जनन कोशिका में डीएनए की दो प्रकृतियां बनती हैं तथा उनका एक दूसरे से भिन्न होना जरूरी है। लेकिन डीएनए की एक प्रतिकृति को मूल कोशिका में रखकर दूसरी प्रतिकृति को उससे बाहर निकाल देने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि दूसरी प्रतिकृति के पास जैव प्रक्रमों के अनुरक्षण के लिए संगठित कोशिकीय संरचना तो नहीं होगी। इसलिए डीएनए की प्रतिकृति बनने के साथ साथ दूसरी कोशिकीय संरचनाओं का सृजन भी होता रहता है। इसके बाद डीएनए की प्रतिकृतियां विलग हो जाती है। परिणाम स्वरूप एक कोशिका विभाजित होकर दो नई कोशिकाएं बनाती है। यह दोनों कोशिकाएं यद्यपि एक जैसी है, लेकिन क्या वे पूर्ण रूपेण समरूप है? इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि प्रतिकृति की प्रक्रियाएं कितनी यथार्थ से संपादित होती है। कोई भी जैव रासायनिक प्रक्रिया पूर्ण रूपेण विश्वास योग्य नहीं होती। अतः यह अपेक्षित है कि डीएनए प्रतिकृति की प्रक्रिया में कुछ विभिन्नता आएगी। इसके फलस्वरूप बनने वाले डीएनए प्रतिकृतियां एक जैसी तो होगी, लेकिन मौलिक डीएनए का समरूप नहीं होगी। हो सकता है कि कुछ विभिन्नताएं इतनी उग्र होगी डीएनए की नई प्रकृति अपने कोशिकीय संगठन के साथ संयोजित नहीं हो पाए। इस प्रकार की संतति कोशिकाएं मर जाती है। दूसरी ओर डीएनए प्रतिकृति की अनेक दूसरी विभिन्नताएं इतनी उग्र नहीं होती। अतः संतप्ति कोशिकाएं एक जैसी होते हुए भी किसी न किसी रूप में एक दूसरे से अलग होती है। जनन में होने वाली ये विभिन्नताएं जैव विकास का मूलभूत आधार है, जिसके बारे में हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। विभिन्नता का महत्व अपनी जनन क्षमता का इस्तेमाल कर जीव समष्टि परितंत्र में स्थान अथवा निकेत ग्रहण करते हैं। जनन के दौरान डीएनए प्रतिकृति का अवरोध जीव के शारीरिक डिजाइन एवं संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है, जो उसे विशिष्ट निकेत का योग बनाती है। अतः किसी स्पीसीज प्रजाति की समष्टि के स्थायित्व का संबंध जनन से होता है, लेकिन निकेत में अनेक बदलाव आ सकते हैं जो जीवों को नियंत्रण से बाहर है। पृथ्वी का ताप अधिक या कम हो सकता है, जल स्तर में बदलाव अथवा किसी उल्का पिंड का टकराना इसके कुछ अन्य उदाहरण है। यदि एक समष्टि अपने निकेत के अनुकूल तथा निकेत में कुछ उग्र बदलाव आते हैं तो ऐसी अवस्था में समष्टि का सम्मिलन विनाश में भी संभव है। लेकिन यदि समष्टि के जीवों में कुछ विभिन्नताएं होती है तो उनके जीवित रहने की कुछ संभावना है। अतः यदि शीतोष्ण जल में मिलने वाले
वाले जीवाणुओं की कोई समष्टि है तथा वैश्विक उष्मीकरण ग्लोबल वार्मिंग के कारण जल के ताप में वृद्धि होती है तो अधिकतर जीवाणु व्यष्टि मर जाएंगे, लेकिन उष्ण प्रतिरोधी क्षमता वाले कुछ प्रवर्त जीवित रहते हैं तथा वृद्धि करते हैं। अतः विभिन्नताएं अश्विनिज की उत्तरजीविता बनाए रखने में महत्वपूर्ण है। एकल जीवों में प्रजनन की विधि क्रियाकलाप 100 मिलीलीटर जल में लगभग 10 ग्राम चीनी को मिलाएं। एक प्रकनली में इस घोल का 20 मिलीलीटर लेकर उसमें एक चुटकी ईस्ट पाउडर मिलाएं। प्रकनली के मुख को रुई से ढककर किसी गर्म स्थान पर रख दें। 1 या 2 घंटे के बाद प्रकनली से ईस्ट संवर्ध की एक बूंद स्लाइड पर लेकर उसके ऊपर एक कवर क्लिप रखें। सूक्ष्मदर्शी की मदद से स्लाइड का निरीक्षण करें। क्रियाकलाप 2 डबल रोटी के एक टुकड़े को जल में भिगोकर ठंडे अंधेरे तथा नम स्थान पर रख दें। आवर्धक लेंस की मदद से स्लाइसेस की सतह का परीक्षण करें। अपने एक सप्ताह के निरीक्षणों को कॉपी में रिकॉर्ड करें। ईस्ट की वृद्धि एवं दूसरे क्रियाकलापों में कवक की वृद्धि के माध्यमों एवं विधियों की तुलना कीजिए तथा ज्ञात कीजिए कि इनमें क्या अंतर है। इस चर्चा के पश्चात कि जनन किस प्रकार कार्य करता है, आइए हम जानने का प्रयास करें कि वास्तव में विभिन्न जीव किस प्रकार जनन करते हैं। अनेक प्रकार के जीवों के जनन की वृद्धि उनके शारीरिक विकल्प पर निर्भर करती है। विखंडन एक कोशिकीय जीवों में कोशिकाओं के विखंडन अथवा विभाजन द्वारा नए जीवों की उत्पत्ति होती है। विखंडन के अनेक विधियां प्रक्षेपित की गई है। अनेक प्रोटोजोआ तथा जीवाणु कोशिका विभाजन द्वारा सामान्यतः 2 समान भागों में विभक्त हो जाते हैं। अमीबा जैसे जीवों में कोशिका विभाजन किसी भी सतह से हो सकता है। क्रियाकलाप 3 अमीबों की स्थायी स्लाइड का सूक्ष्मदर्शी की मदद से निरीक्षण कीजिए। इसी प्रकार अमीबा के विखंडन के स्थायी स्लाइड का निरीक्षण कीजिए। अब दोनों स्लाइडों की तुलना कीजिए। लेकिन कुछ एक कोशिक जीवों में शरीर की संरचना बहुत अधिक संगठित होती है। उदाहरणतः कालाजार के रोगाणु लेशमणियों में कोशिका एक सिरे पर कोड़े के जैसी सूक्ष्म संरचना होती है। जैसे ऐसे जीवों में विखंडन एक निर्धारित तल से होता है। प्लाज्मोडिया मलेरिया परजीवी जैसे अन्य एक कोशिकीय जीव एक साथ अनेक संतृप्त कोशिकाओं में विभाजित हो जाते हैं, जो बहुखंडन कहलाता है। दूसरी ओर ईस्ट कोशिका से छोटे मुकुल उभर कर कोशिका से अलग हो जाते हैं तथा मुक्त रूप से वृद्धि करते हैं, जैसा कि हम क्रियाकलाप 1 में देख चुके हैं। खंडन क्रियाकलाप 4 किसी तालाब अथवा झील जिसका जल गहरे हरे रंग का दिखाई देता हो और जिसमें तंतु के समान संरचना हो, उससे कुछ जल इकट्ठा कीजिए। एक स्वच्छ स्लाइड पर 1 अथवा 2 तंतु रखिए। इन तंतुओं पर ग्लिसरीन की एक बूंद डालकर इसे सावधानी पूर्वक कवर क्लिप से ढक दें। सूक्ष्मदर्शी की सहायता से स्लाइड का परीक्षण कीजिए। क्या आप स्पाइरोगैरा तंतुओं में अलग अलग ऊतकों को पहचान सकते हैं? सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय जीवों में जनन की एक आसान सी विधि कार्य करती है। उदाहरण स्वतः सामान्य अस्पराय विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाता है। यह खंड अथवा टुकड़ा वृद्धि कर नए जीव व्यष्टि में विकसित हो जाते हैं। क्रियाकलाप 4 में परीक्षण के आधार पर क्या हम इसका कारण ढूंढ सकते हैं, लेकिन यह सभी कोशिका जीवों के लिए सत्य नहीं है। वे सरल रूप से कोशिका दर कोशिका अभिव्यक्त नहीं होते। ऐसा क्यों है? इसका कारण यह है कि अधिकांश बहुकोशिकीय जीव अलग अलग कोशिकाओं के समूह मात्रा ही नहीं है। विशेष कार्य हेतु विशिष्ट कोशिकाएं मिलकर ऊतक का निर्माण करती है तथा ऊतक संगठित होकर अंग बनाते हैं। शरीर में उनकी स्थिति भी निश्चित होती है। ऐसी सजग व्यवस्थित परिस्थिति में कोशिका दर कोशिका विभाजन व्यावहारिक है। अतः बहुकोशिकीय जीवों को जनन के लिए अपेक्षाकृत अधिक जटिल विधि की जरूरत होती है। बहुकोशिक जीवों द्वारा प्रयुक्त एक सामान्य युक्ति यह है कि अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं विशिष्ट कार्य के लिए योग्य होती है। इस सामान्य व्यवस्था का परिपालन करते हुए इस प्रकार के जीवों में जनन के लिए एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती है। क्या जीव विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है? इसका उत्तर यह है कि जीव में कुछ ऐसी कोशिकाएं होनी चाहिए जिनमें वृद्धि, कर्म, प्रसरण तथा उचित परिस्थिति में विशेष प्रकार की कोशिका बनाने की क्षमता हो। पुनर्विभेदन, पुनरुद्भवन, पुनर्जनन, पूर्ण रूपेण विविधित जीवों में अपने या कायिक भाग से नए जीव उत्पन्न करने की क्षमता होती है। अर्थात यदि किसी कारणवश
जीव छत विछत हो जाता है या कुछ खंडों में टूट जाता है तो इसके अनेक टुकड़े वृद्धि कर नए जीव उत्पन्न करते हैं। उदाहरणतः प्लेनेरिया तथा हाइड्रा जैसे सरल प्राणियों को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पुनर्जीवी को उत्पन्न कर देता है। इसे पुनरुद्भवन कहते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया। पुनरुद्भवन पुनर्जनन विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा संपादित होता है। इन कोशिकाओं के कर्म पंसरण से अनेक प्रकार की कोशिकाएं बन जाती है। कोशिकाओं के इस समूह में से परिवर्तन के दौरान अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं एवं ऊतक बनते हैं। यह परिवर्तन क्रमानुसार एवं बहुत व्यवस्थित रूप से होता है, जिसे परिवर्तन कहते हैं, लेकिन पुनरुद्भवन जनन के जैसा नहीं है। इसका मुख्य कारण यह है कि प्रत्येक जीव के किसी भी भाग को काटकर सामान्यतः नया जीव का उत्पन्न नहीं होता। मुकुलन हाइड्रा जैसे कुछ प्राणी पुनर्जनन की क्षमता वाली कोशिकाओं का इस्तेमाल मुकुलन के लिए करते हैं। हाइड्रा में कोशिकाओं के नियमित विभाजन के कारण एक स्थान पर उभार विकसित हो जाता है। यह उभार मुकुल वृद्धि करता हुआ सूक्ष्म जीवों में परिवर्तित हो जाता है तथा पूर्ण विकसित होकर जनन के से विभक्त होकर स्वतंत्र जीव बना जाता है। कायिक परिवर्तन ऐसे बहुत से पौधे हैं जिनमें कुछ भाग जैसे जड़, पत्तियां तथा तना उपयुक्त पत्तियों में विकसित होकर नया पौधा पैदा कर देते हैं। अधिकतर जंतुओं के विपरीत एकल पौधे इस क्षमता का इस्तेमाल जनन की विधि के रूप में करते हैं। परिवर्तन रोपण तथा कलम जैसी कायिक प्रबंधन की तकनीक का इस्तेमाल कृषि में भी किया जाता है। गन्ना, अंगूर अथवा गुलाब इसके कुछ उदाहरण हैं। कायिक प्रवर्धन द्वारा विकसित किए गए पौधों में बीज द्वारा उगाए पौधे की अपेक्षा पुष्प एवं फल कम समय में लगने लगते हैं। यह पद्धति केला, संतरा, चमेली एवं गुलाब जैसे उन पौधों को उगाने के लिए महत्वपूर्ण है जो बीज उत्पन्न करने की योग्यता खो चुके हैं। कायिक प्रवर्धन का दूसरा लाभ यह भी है कि इस प्रकार विकसित तो सभी पौधे आनुवंशिक रूप से जड़ पौधे के जैसे ही होते हैं। क्रियाकलाप 5, एक आलू लेकर उसकी सतह को ध्यान से देखें। क्या इसमें कुछ गर्त दिखाई देते हैं? आलू को छोटे छोटे टुकड़ों व खंडों में इस प्रकार काटिए कि कुछ में तो ये गर्त हो और कुछ में नहीं। एक ट्रे में रुई की पतली परत बिछाकर उसे पानी में गीला कीजिए। कलिका गर्त वाले टुकड़ों को एक ओर तथा बिना गर्त वाले टुकड़ों को दूसरी ओर रख दें। अगले कुछ दिनों तक इन टुकड़ों में होने वाले बदलाव का निरीक्षण करें। ध्यान रखें कि रुई में नमी बने रहे। वे टुकड़े हैं जिनसे जड़ तथा हरे प्रवाहक विकसित हो रहे हैं। क्रियाकलाप 6, एक मनी प्लांट लीजिए। इसे कुछ टुकड़ों में इस प्रकार काटिए कि प्रत्येक में कम से कम एक पत्ती जरूर हो। 2 पत्तियों के बीच वाले भाग के कुछ टुकड़े काटिए। सभी टुकड़ों के एक सिरों को जल में भिगोकर रखिए तथा अगले कुछ दिनों तक उनका निरीक्षण करें। कौन से टुकड़ों में वृद्धि होती है और नई पत्तियां निकली हैं? आप अपने परीक्षण से क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, यह भी जानिए। उत्तक संवर्धन तकनीक में पौधों के उत्तक अथवा उसकी कोशिकाओं को पौधे के शीर्ष के वर्तमान भाग से अलग कर नए पौधे उगाए जाते हैं। इन कोशिकाओं को कृत्रिम पोषक के माध्यम में रखा जाता है, जिससे कोशिकाएं विभक्त होकर अनेक कोशिकाओं का सूक्ष्म समूह बनाते हैं, जिसे कलश कहा जाता है। कलश को वृद्धि एवं विभेदन के हार्मोन युक्त एक अन्य माध्यम में स्थानांतरित करते हैं। पौधों को फिर मिट्टी में रोप देते हैं, जिससे कि वे वृद्धि कर संपूर्ण पौधों के रूप में विकसित हो जाते हैं। उत्तक संवर्धन तकनीक द्वारा किसी एकल पौधे से अनेक पौधे संकरण मुक्त परिस्थितियों में पैदा किए जा सकते हैं। सामान्यतः इस तकनीक का इस्तेमाल सजावटी पौधों के संवर्धन में किया जाता है। बीजाणु समासज्ञ अनेक सरल कोशिकीय जीवों में भी विशिष्ट जनन संरचनाएं मिलती है। क्रियाकलाप 2 में ब्रेड पर धागे के जैसे कुछ संरचनाएं विकसित हुई थी। यह राइजोपस का कवक जाल नेटवर्क यह जानन के भाग नहीं है, परंतु उर्ध्व तंतुओं पर सूक्ष्म गुच्छ गोल जैसी संरचनाएं जनन में हिस्सा लेती है। ये गुच्छ बीजाणु है जिसमें बीजाणु तथा विशेष कोशिकाएं पाए जाते हैं। दिए गए चित्र में यह बीजाणु वृद्धि करके राइजोपस के नए जीव विकसित करते हैं। बीजाणु के चारों ओर एक मोटी वित्ती होती है जो विपरीत परिस्थितियों में उनकी रक्षा करती है। नम्र सतह के संपर्क में आने पर वे वृद्धि करने लगते हैं। अब तक जनन की जिन विधियों पर हमने विचार किया था उन सभी में नई पीढ़ी का सृजन केवल एक एकल जीव द्वारा होता है। यह अलैंगिक जनन कहलाता है।
लैंगिक जनन हम जनन की उस विधि के बारे में भी जानते हैं जिसमें नई संतति उत्पन्न करते हुए दो व्यष्टि एकल जीवों की भागीदारी होती है। ना तो एकल बैल संतति बछड़ा उत्पन्न कर सकता और ना ही एकल मुर्गी जैसे नए चूजे पैदा हो सकते हैं। ऐसे जीवों में नवीन संतति पैदा करने हेतु मादा एवं नर दोनों लिंगों की आवश्यकता होती है। इस लैंगिक जनन की सार्थकता क्या है? क्या अलैंगिक जनन की कुछ सीमाएं हैं जिनकी चर्चा हम ऊपर कर चुके हैं? लैंगिक जनन जनन प्रणाली क्यों? लैंगिक जनन प्रणाली क्यों? एकल पृथक कोशिका से दो संतत कोशिकाओं के उत्पन्न होने में डीएनए की प्रतिकृति बनाना एवं कोशिकीय संगठन दोनों ही जरूरी है। जैसा कि हम जानते हैं कि डीएनए प्रतिकृति की तकनीक पूरी तरह यथार्थ नहीं है। परिणामी कमियां जीव की समष्टि में विभिन्नता का स्रोत है। जीव की प्रत्येक व्यष्टि विभिन्नताओं द्वारा संरक्षित नहीं हो सकती, लेकिन स्पीसीज की समष्टि में पाई जाने वाली विभिन्नता उस स्पीसीज के अस्तित्व को बनाए रखने में सहायता करती है। अतः जीवों में जनन की कोई ऐसी विधि अधिक सार्थक होगी जिसमें अधिक विभिन्नताएं पैदा हो सके। यद्यपि डीएनए प्रतिकृति की प्रणाली पूरी तरह यथार्थ नहीं है, वह इतनी परिशुद्ध अवश्य है जिसमें विभिन्नताएं बहुत धीमी गति से पैदा होती है। यदि डीएनए प्रतिकृति की क्रियाविधि कम परिशुद्ध होती है तो उत्पन्न होने वाली डीएनए प्रतिकृतियां कोशिकीय संरचना के साथ सामंजस्य नहीं रख पाती। परिणाम स्वरूप कोशिका की मृत्यु हो जाती है। अतः परिवर्त पैदा करने की प्रक्रिया को किस प्रकार गति दी जा सकती है? प्रत्येक डीएनए प्रतिकृति में नई विभिन्नताएं के साथ साथ पहली व पुरानी पीढ़ियों की विभिन्नताएं भी संग्रहित होती रहती हैं। अतः समष्टि की दो जीवों में संग्रहित विभिन्नताओं के पैटर्न की भी काफी अलग हो चुके हैं। चूंकि यह सभी विभिन्नताएं सजीवों में पाई जा रही है, अतः यह सुनिश्चित ही है कि ये विभिन्नताएं नुकसानदायक नहीं है। दो अथवा अधिक एकल जीवों की विभिन्नताओं के संयोजन में विभिन्नताओं के नए संयोजन पैदा होंगे, क्योंकि इस प्रक्रिया में दो विभिन्न जीव हिस्सा लेते हैं। अतः प्रत्येक संयोजन अपने आप में अनोखा होगा, लेकिन जनन में दो अलग अलग जीवों से प्रताप डीएनए को समाहित किया जाता है। लेकिन इससे एक और समस्या उत्पन्न हो सकती है। यदि संतति पीढ़ी में जनक जीवों के डीएनए का युग्मन होता रहे तो प्रत्येक पीढ़ी में डीएनए की मात्रा पहली सीढ़ी की दोगुनी होती जाएगी। इससे डीएनए द्वारा कोशिकीय संगठन पर नियंत्रण टूटने की बहुत अधिक संभावना है। इस समस्या के समाधान के लिए हम कितनी विधियों के बारे में सोच सकते हैं? हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जैसे जैसे जीवों की जटिलता बढ़ती है वैसे वैसे ऊतकों की विशिष्टता घटती है। उपरोक्त समस्या का समाधान जीवों ने इस प्रकार ढूंढा जिसमें विशिष्ट अंगों में कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाओं की परत होती है, जिनमें जीव की कायिक कोशिकाओं की तुलना में गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है तथा डीएनए की मात्रा भी आदि होती है। यह कोशिका विभाजन की प्रक्रिया जिसे अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं के द्वारा प्राप्त किया जाता है। अतः दो अलग जीवों की यह युग्मक कोशिकाएं लैंगिक जनन में युग्मन द्वारा युग्मज जायगोट पैदा करती है तो संतति में डीएनए की मात्रा एवं गुणसूत्रों की संख्या पुनः स्थापित हो जाती है। यदि युग्मनज परिवर्तन एवं वृद्धि द्वारा नए जीव में विकसित होता है तो इसमें ऊर्जा का भंडार भी संचित होना चाहिए। अति सरल संरचना वाले जीवों में प्रायः दो जनन कोशिकाओं युग्मकों के आकार एवं आकृति में विशेष अंतर नहीं होता अथवा वे समाकृति भी हो सकते हैं, लेकिन जैसे ही शारीरिक संरचना अधिक जटिल होती है जनन कोशिकाएं भी विशिष्ट हो जाती है। एक जनन कोशिका अपेक्षाकृत आकार में बड़ी होती है एवं उसमें भोजन का पर्याप्त भंडारण भी होता है, जबकि दूसरी अपेक्षाकृत आकार में छोटी एवं अधिक गतिशील होती है। गतिशील जनन कोशिका को नर्म युग्मक तथा जीर्ण जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडार संचित होता है वह मादा युग्मक कहलाती है। अगले कुछ खंडों में मादा एवं नर व्यष्टियों जनकों में विभेद उत्पन्न किए हैं तथा कुछ जीवों में मादा एवं नर में शारीरिक अंतर भी स्पष्ट दृष्टिगोचर होते हैं। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन आवृतबीजी के जननांग पुष्प में व्यवस्थित होते हैं। आप पुष्प के विभिन्न भागों के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। बाह्यदल, पंखुड़ी, स्त्रीकेसर एवं पुकेसर पुष्प के जनन भाग में जिनमें जनन कोशिकाएं होती है। बाह्यदल एवं पंखुड़ी के क्या कारण हो सकते हैं? जब पुष्प में स्त्रीकेसर अथवा पुकेसर में से कोई एक जनन अंग उपस्थित होता है तो पुष्प एक लिंगी कहलाते हैं। तरबूज, पपीता, जब पुष्प में स्त्रीकेसर एवं पुकेसर दोनों उपस्थित होते हैं, गुड़हल, सरसों, तो ये उभयलिंगी पुष्प कहलाते हैं। पुकेसर नर जनांग है जो परागण बनाते हैं।
प्रागरण समानता समानता पीले रंग के हो सकते हैं। आपने देखा होगा कि जब आप किसी पुष्प के कैंसर को छूते हैं तब हाथ में एक पीले रंग का पाउडर लग जाता है। ये प्रांगण होते हैं। स्त्रीकेसर पुष्प के केंद्र में स्थित होता है तथा यह पुष्प का मादा जननांग है। यह तीनों भागों से बना होता है। आधार पर उभरा फूला भाग अंडाशय है। केंद्र में लंबा भाग वर्तिका है तथा शीर्ष भाग वर्तिकार्ग है, जो हमेशा चिपचिपा पदार्थ होता है। अंडाशय में बीजांड उपस्थित होते हैं तथा प्रत्येक बीजांड में एक अंड कोशिका होती है। परागकण द्वारा उत्पन्न नर युग्मक अंडाशय की अंड और कोशिका मादा युग्मक से संलयित हो जाता है। जनन कोशिकाओं के इस निषेचन तथा युग्मन से युग्मनज बनता है, जिसमें नए पौधों में विकसित होने की योग्यता होती है। अतः परागकणों को पुंकेसर से वर्तिकार्ग तक स्थानांतरण की जरूरत होती है। यदि परागकणों का यह संस्थारण उसी पुष्प के वर्तिकार्ग पर होता है तो इसे स्वपरागण कहते हैं, लेकिन एक पुष्प के परागण यदि दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होते हैं तो उसे परागकण कहते हैं। एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक परागणों का यह स्थानांतरण प्राणी वायु तथा जल कैसे वाहक द्वारा संपन्न होता है। परागकणों को उपयुक्त वर्तिकार्ग पर पहुंचने के बाद नर युग्मक को अंडाशय में स्थित मादा युग्मक तक पहुंचना होता है। इसके लिए परागकण से एक नलिका विकसित होती है तथा वर्तिका से होते हुए बीजांड तक पहुंचते हैं। निषेचन के बाद युग्मज में अनेक विभाजन होते हैं तथा बीजांड में भ्रूण का विकास होता है। बीजांड से एक सखत आवरण विकसित होता है तथा यह बीज में बदल जाता है। अंडाशय तीव्रता से वृद्धि करता है तथा परिपक्व होकर फल बनाता है। इस अंतराल में बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर, वर्तिकार्ग एवं वर्तिका हमेशा मूर्छकार मर जाते हैं। क्या आपने कभी पुष्प के किसी भाग को फल के साथ स्थायी रूप से जुड़ा हुआ देखा है? सोचिए, बीजों को उत्पन्न करने से पौधों को क्या लाभ होते हैं। बीज में भ्रूण अथवा भावी पौधा होता है जो उपयुक्त परिस्थितियों में नवोद्भिद में विकसित हो जाता है। यह परकम अनुकरण कहलाता है। क्रिकलपसेवन चने के कुछ बीजों को एक रात के लिए जल में भिगो दे, अधिक जल को फेंक दे तथा भीगे हुए बीजों को गीले कपड़े में ढक कर एक दिन के लिए छोड़ दें। ध्यान रहे कि बीज सूखे नहीं। बीजों को सावधानी पूर्वक खोलकर उसके विभिन्न भागों का निरीक्षण करें। अपने परीक्षण की तुलना नीचे दिए गए चित्र से कीजिए। क्या आप अलग अलग सभी भागों को पहचान सकते हैं? मानव लैंगिक जनन। अब तक हम अलग अलग स्पीसीज में जनन की विभिन्न प्रणालियों की चर्चा करते रहे हैं। आइए अब हम उस स्पीसीज के बारे में जाने जिसमें हमारी सबसे अधिक रुचि है, वह है मनुष्य। मानव में लैंगिक जनन होता है। यह प्रक्रम किस प्रकार कार्य करता है? आइए अब स्थूल रूप से एक असंबद्ध बिंदु से शुरू करते हैं। हम सब जानते हैं कि आयु के साथ साथ हमारे शरीर में कुछ बदलाव आते हैं। आपने पहले भी कक्षा 8 में शरीर में होने वाले बदलाव के बारे में सीखा। कक्षा 1 से 10 तक पहुंचते पहुंचते हमारे भार एवं लंबाई बढ़ जाते हैं। हमारे दांत जो गिरते जाते हैं दूध के दांत कहलाते हैं तथा नए दांत निकल आते हैं। इन सभी बदलावों को एक सामान्य परिक्रम विधि में समूहबद्ध कर सकते हैं, जिसमें शारीरिक वृद्धि होती है। लेकिन किशोर अवस्था के प्रारंभिक वर्षों में कुछ ऐसे बदलाव होते हैं जिन्हें केवल शारीरिक वृद्धि नहीं कहा जा सकता, जबकि शारीरिक स्वास्थ्य ही परिवर्तित हो जाता है। शारीरिक अनुपात बदलता है, नए लक्षण आते हैं तथा संवेदन में भी परिवर्तन आते हैं। इनमें से कुछ परिवर्तन तो लड़कियां एवं लड़कों में एक समान होता है। हम देखते हैं कि शरीर के कुछ नए भागों जैसे कि जांघों एवं काग के मध्य जननांगी क्षेत्र में बाल गुच्छ उग जाते हैं तथा उनका रंग और भी गहरा हो जाता है। चेहरे एवं हाथ पर भी महीन रोम आ जाते हैं। त्वचा अक्सर तल्ले हो जाती है तथा कभी कभी मुहासे भी निकल आते हैं। हम अपने और दूसरों के प्रति अधिक सतर्क हो जाते हैं। दूसरी ओर कुछ ऐसे भी बदलाव हैं जो लड़कों एवं लड़कियों में भिन्न होते हैं। लड़कों में स्तन के आकार में वृद्धि होने लगती है तथा स्तनग्र की त्वचा का रंग भी गहरा होने लगता है। इस समय के चेहरे पर आ जाते हैं। इस आयु में शरीर में अलैंगिक परिपक्वता को क्यों परिलक्षित होती है? हम बहुकोशिकीय जीवों में विशिष्ट कार्यों के संपादन हेतु विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं की जरूरत की चर्चा कर चुके हैं। लैंगिक जनन से भाग लेने के लिए जनन कोशिकाओं का निर्माण इस प्रकार एक विशिष्ट कार्य है तथा हम पढ़ चुके हैं कि
पौधों में भी इस कार्य के लिए विशेष प्रकार की कोशिकाएं एवं ऊतक विकसित होते हैं। प्राणियों जैसे कि मानव भी इस कार्य के लिए विशिष्ट ऊतक विकसित करता है। यद्यपि किसी व्यक्ति के शरीर में युवावस्था में आकार में वृद्धि होती है, परंतु शरीर के संस्थान मुख्यतः इस वृद्धि की प्राप्ति के लिए अलग होते हैं। इस प्रकार के दौरान जनन ऊतक की परिपक्वता प्रमुख प्राथमिकता नहीं होती। अतः जैसे जैसे शरीर के समान वृद्धि दर धीमी होनी आरंभ होती है, जनन ऊतक परिपक्व होना शुरू करते हैं। किशोर अवस्था की यह अवधि औरण अभाव कहलाती है। अतः वे सभी परिवर्तन जिनकी हमने चर्चा की जनन परिक्रम से किस प्रकार संबंध है, हमने याद रखना चाहिए कि लैंगिक जनन प्रणाली का मतलब है कि दो भिन्न व्यक्तियों की जनन कोशिकाओं का आपस में संलयन या जनन कोशिकाओं के बाहन मोचन द्वारा हो सकता है, जैसे कि पुष्पी पौधों में होता है अथवा दो जीवों में आपसी संबंध जनन कोशिकाओं के आंतरिक हस्तांतरण के द्वारा भी संभव हो सकता है, जैसा कि अनेक प्राणियों में होता है। यदि जंतु को संगम के इस परिपक्वता को पहचान सके, भ्रूण आरंभ की अवधि में अनेक बदलाव जैसे कि बालों का नवीन पैटर्न इस बात पर संकेत करता है कि लैंगिक परिपक्वता आ रही है।